हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो सामने ही 12th का एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाली है और अपनी तैयारी जो है बहुत ज़ोरों से कर रही लिए होंगे आप लोग। लेकिन हिंदी का तैयारी आप लोगों का कैसा है ये जो है हमको जो है मालूम नहीं है। तो आप अपनी हिंदी की तैयारी में आज तक आप क्या पढ़े हैं ना पढ़े हैं उससे हमको मतलब नहीं है। हम ये चाहेंगे कि आप हिंदी 12th हिंदी के बारे में आप ये जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, व्याकरण क्या है ना है आप कुछ भी नहीं जानते हैं। एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिए, कुछ भी आप नहीं जानते हैं फिर भी आप जो है मेरे साथ जो है बन कर आइए। आपके जो है संदीप सर आ चुके हैं हिंदी को लेकर के। पूरे संपूर्ण हिंदी जो 100 नंबर का जो है एग्जाम आपका होने जा रहा है, इसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव। इस 50 ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी मेरे साथ रेगुलर जो है आप बन जाइए। अभी भी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। ऐसे गांव में भी जो है कहावत है कि जहां अभी भी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, यानी कि कुछ बिगड़ा नहीं है तो हम फिर से यहां से शुरुआत कर सकते हैं। आप रेगुलर मेरे साथ जो है मेरे साथ वीडियो में बनिए और पूरे दावे के साथ जो है 50 में जो है 45 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव आप जो है मार कराएंगे। आप वैसे 50 में 50 भी आप रंग देंगे लेकिन झूठ बोलने वाला काम जो है बिल्कुल हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है बिल्कुल 45 प्लस की गारंटी आपको जो है पूरे ठोक बजा करके जो है देंगे। 45 प्लस की गारंटी अगर आप रेगुलर मेहनत थोड़ा सा जोर शोर से कर देते हैं तो आप 50 में 50 भी जो है मार देंगे, ठीक है। तो आइए मेरे साथ जो है आप बनिए। आप जो पहले जो है सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं जिससे मात्र 2 से 3 ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए सिंपल है, ये जो है सब कोई सारे विद्यार्थी जो जानते हैं सिंपल है। यहाँ पर जो है चैप्टर के नाम से जो है कम से कम राइटर का नाम और चैप्टर का नाम जो है इससे जो है 2 या 3 ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल हर साल जो है पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर के अंदर से पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, 1% भी टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ जो है आप देखेंगे कि गद्य खंड में सबसे पहला हमारा जो है गद्य खंड है। तो माता रानी का जो है सरस्वती माता का जो है नाम लेकर के जो है शुरू करते हैं हम लोग। आइए देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है आपका बातचीत और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। यहाँ देखिएगा इसको हम बोलेंगे बी स्क्वायर बोलेंगे, यानी कि बी से बातचीत और बी से जो है बालकृष्ण भट्ट। अब यहाँ जो है क्वेश्चन जो आप ध्यान देते चलेंगे सबको क्लियर हम कराते चलेंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पहला जो हमारा बातचीत है और बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। कभी आपसे यदि परीक्षा में पूछा जाए कि बातचीत के लेखक कौन है तो आप बालकृष्ण भट्ट पर मारते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखेंगे कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि बातचीत क्या है। आज एक चीज जो है ध्यान रखेंगे, बहुत लोग जो है इसको समझते हैं गदखंड जो है इसको बहुत जो है बहुत सारे विद्यार्थीगण भी आपके मित्रगण बोलते हैं कि स्टोरी है। और कविता जो है कविता को जो है पोएट जो है पोएम जो है वो लोग बोलते हैं, पोएट्री सेक्शन उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो ऐसा आपको नहीं सोचना है, कविता कविता अपने जगह पर है और यहाँ जो इसको आप स्टोरी बोल रहे हैं तो स्टोरी का सीधा हिंदी जो है उस कहानी होता है। लेकिन इसमें सारा जितना चैप्टर जो दिया गया है सब जो है कहानी बिल्कुल नहीं है। आप इसको कभी भी स्टोरी नहीं कह सकते हैं, कहानी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हर चीज हमारा अलग अलग है। तो ये पहला जो बातचीत आपका जो चैप्टर है यह एक निबंध है, ठीक है। और ये निबंध है। बाकी आपको जो सब्जेक्टिव जब क्लियर कराएंगे तो उस समय हम बताएंगे कि निबंध और कहानी में अंतर क्या है, फिर उसके बाद आत्मकथा है उसमें अंतर क्या है, सारा चीज एक्यूरेट आपको बताएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। तो पहला चैप्टर हमारा जो है बातचीत जो है क्या है तो एक निबंध है और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। फिर उसके बाद अगला चैप्टर हमारा उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, वही लहना सिंह की कहानी वाला। तो ये जो है आपका जो है कहानी है, ये हमारा कहानी है तो इसको आप कहानी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला जो है हमारा है चैप्टर संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा 5 जून 1974 को पटना गांधी मैदान में भाषण दिया गया था और इसी भाषण का प्रतिरूप यहाँ पर जो है दिया गया है। तो ये चैप्टर जो हमारा क्या है तो इसको आप बोलेंगे संभाषण है, ठीक है। उसके बाद जो है अर्धनारीश्वर रामधारी सिद्धिनकर जो शंकर पार्वती का कल्पित रूप, तो यहाँ पर ये जो है हमारा क्या है तो ये हमारा निबंध है, ठीक है। थोड़ा सा इरेज इसको हम करते हैं। आइए उसके बाद जो है हमारा है रोज, तो रोज जो है ये जो है हमारा कहानी है वही मालती वाला, ठीक है। फिर उसके बाद एक लेख है और एक पत्र, तो इसको हम जो है इसको आप पत्र बोल सकते हैं, लेकिन इसको परीक्षा में आप ध्यान रखेंगे इसको पूछा जाता है ऐतिहासिक पत्र। परीक्षा में पूछे जाते हैं कि एक लेख और एक पत्र क्या है, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये हमारा जो है ऐतिहासिक पत्र है। उसके बाद जो है अगला है हमारा ओ सदा नीरा, तो ओ सदा नीरा भी जो है एक हमारा निबंध है, ठीक है। उसके बाद है सिपाही की माँ, तो सिपाही की माँ एक नाटक है जिसको आप एकांकी बोलते हैं। इसको एकांकी कहिए या नाटक कहिए, दोनों बात जो है सही है। फिर उसके बाद अगला है चैप्टर हमारा प्रगीत और समाज, तो ये समाज की बातें हैं, तो ये जो है हमारा नामवर सिंह ये जो है निबंध है,
ठीक है। फिर उसके बाद अगला है हमारा जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो जूठन जो है ये अपनी जो है आत्मकथा जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है आत्मकथा है। फिर उसके बाद अगला है हमारा हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्य जी जो है ये अपने जीवनी अर्थात जो है डायरी वगैरह आप सुने होंगे, डायरी लिखने का काम यानी कि जीवनी जो अपना जो है अपने जीवन के बारे में यदि जो है कहीं अगर हस्तलिखित किया जाता है तो उसको जो है डायरी बोलते हैं। तो ये हमारा जो है ये हमारा क्या है तो एक डायरी है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है फिर है तिरिक्ष उदय प्रकाश की। तो ये जो है हमारा कहानी है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला है हमारा शिक्षा जय कृष्णमूर्ति। तो यहाँ चीज देखिएगा, यहाँ इसको जो है थोड़ा सा आप जो है इधर हम समझाते हैं। तो शिक्षा जो है ये शिक्षा क्या है, तो शिक्षा को जो है आप इसको जो है यहाँ पर संभाषण जो है संभाषण इसको बोल सकते हैं। लेकिन यदि जो है परीक्षा में पूछता है आपसे कि शिक्षा क्या है और वहां ऑप्शन में संभाषण यदि नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे, तो उस समय आपको जो है क्या करना होगा कि यहाँ पर जो है आप इसको लिखेंगे शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र ये हमारा शिक्षा की बातें हैं, इसीलिए इसको शिक्षा शास्त्र कहेंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि पहला जो है चैप्टर हमारा निबंध है, फिर कहानी है, फिर उसके बाद संभाषण है, ये रामधारी सिद्धेश्वर के द्वारा लिखा गया निबंध है, फिर उसके बाद अज्ञेय की कहानी है, उसके बाद जो है एक लेखा और पत्र जो है ऐतिहासिक हमारा पत्र है, फिर उसके जगदीश चंद्र माथुर का जो है ये ओ सदानीरा निबंध है, और उसके बाद जो है मोहन राकेश का एकांकी है, उसके बाद जो है प्रगति और समाज निबंध है, फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आत्मकथा है, फिर उसके मल्य जी की डायरी है, फिर उदय प्रकाश की कहानी, और लास्ट वाला चैप्टर जो है हमारा क्या है तो ये शिक्षा शास्त्र है। तो इस प्रकार से इसमें से जो है अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बिल्कुल जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए तो इस प्रकार से यदि ऐसे जो है क्वेश्चन यदि आप पूछता है तो इसको बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कम से कम 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ से बिल्कुल पूछे जाएंगे, अधिक भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, कौन क्या है, संभाषण है, निबंध है, कहानी, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पदखंड में हम लोग आते हैं। तो देखिए काव्यखंड पदखंड में जो है यहाँ देखिएगा तो यहाँ भी 13 चैप्टर जो है दिए गए हैं, बिल्कुल 13 चैप्टर जो है कड़बक है, पद छपय, कवि तुमुल कोलाहल कलह में, पुत्र वियोग है, उषा है, जनजन का चेहरा, एक अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत, गांव का घर। तो इस प्रकार से जितने चैप्टर ये सारे चैप्टरों पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो अभी 2024 का जो एग्जाम होने जा रहा है 12th का, वो चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी हो, अगर यदि एग्जाम होने जा रहा है इसमें तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे सबका सोल्यूशन जो है हम लोग फटाफट से जो है यहाँ से कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहला चैप्टर है हम लोग का कड़बक, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। तो इस पर आधारित जितने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसका फटाफट से हम लोग जो है हल उसका करते हैं। तो देखिए इसके बाद जो है थोड़ा सा जो है बैक जो है यहाँ पे देखिए प्रतिपूर्ति जो है यहाँ पर 3 जो है दिए गए, विदेशी राइटर है, अपने यहाँ का राइटर नहीं है, ये विदेश के राइटर है। अब होता क्या है कि विदेश की भी जो है कुछ राइटरों का अच्छी जो है कहानी को जो है यहाँ हम लोग को जो है पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है रस्सी का टुकड़ा है, कलर की मौत है, पेशगी है। तो खैर इस चैप्टर पर भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको जो है हम लोग देखेंगे। पहले जो है आते हैं कविता से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कविता में सबसे पहला कविता बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो है कड़बक, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। तो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन जो है यदि है तो देखिएगा यहाँ पर कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है 1492 को हुआ था, 1492 को। तो आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो बी आंसर जो है हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में हुआ था। फिर जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी। तो 1492 में जो है 1492 में इनका जो है जन्म हुआ था, और 1548 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1548 यानी कि आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रेम के पीर के कवि किन्हें कहा जाता है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर स्टार लगाएंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है। याद कीजिए आप जब 10th में पढ़ रहे होंगे तो वहां भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है। तो वहां आप 10th में यदि पढ़े होंगे तो वहां आप घनानंद पर टिक मारे होंगे, क्योंकि प्रेम के पीर के कवि घनानंद को भी कहा गया है। लेकिन 12th में यदि आप आ गए तो यहाँ आप कहेंगे कि जायसी जी को प्रेम का पीर का कवि कहा गया है। तो यहाँ जो है मलिक मोहम्मद जायसी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो डी आंसर सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसमें
जो भी क्वेश्चन जो सेट हम किए हुए हैं बिल्कुल अपना से हम सेट किए हुए हैं। इसमें जो है टाइपर जो हमारा टाइप किया, लेकिन क्वेश्चन जो भी सेट किया है बिल्कुल अपने से हम सेट किया है। और बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन यहाँ फालतू आपको नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है जो आपका 12th का जो एग्जाम अभी 2024 में होने जा रहा है, सारे क्वेश्चन उसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि जायसी के पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। तो जायसी जी के पदों में जो है श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम के पीर के कवि रहे हैं। और यहाँ जो कड़वा जो कविता दिया गया है हमारा, यह पद्मावत से लिया गया है। और पद्मावत जो है हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जो चित्तौड़ नरेश रतन सेन और पद्मावती राजकुमारी जो है दोनों के प्रेम पर आधारित जो है पुस्तक है, और उसी पुस्तक से कविता लिया गया है। तो प्रेम की बातें उसमें है, तो इसका मतलब बात सोचे जो है क्लियर हो गई। जब प्रेम की बातें हैं तो उसमें क्या होगा, तो श्रृंगार रस की व्यंजना उसमें होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है अगला क्वेश्चन है पद्मावत के लेखक कौन है। तो अभी हमने बताया कि पद्मावत से जो है कड़बक लिया गया है, तो सोचे जो फट दिन इसका आंसर जो है आप लोग बता सकते हैं कि कौन है। तो जायसी जी है, तो इसके अनुसार ऑप्शन जो है हमारा ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी, जायस गांव, ठीक है। तो यहाँ जो है देखिए, यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। यहाँ देखिए दिख रहा होगा कि जायस कब्र अमेठी, और कहाँ पड़ता है, तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश, यूपी, जिसको आप यूपी बोलते हैं। तो यूपी में जो है जायस ग्राम, जो कि अमेठी में पड़ता है। अमेठी नगर का नाम था उस समय, भले आज जो है अमेठी का नाम चेंज हो गया होगा, लेकिन उस समय जो है अमेठी नगर था और उस नगर में जायस गांव है, और ये पड़ता था तो उत्तर प्रदेश में पड़ता था। तो यहाँ इनका जो है जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चूंकि टाइम हम लोग पास बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा जायसी जी द्वारा रचित पुस्तक। अब जायसी जी के द्वारा रचित पुस्तक कौन है। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला है अखरावट आखिरी कलाम, कवितावली, गीतावली, सूर सागर, चित्ररेखा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर हाई बी नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं चित्ररेखा, तो चित्ररेखा जो है ये जायसी जी की रचना है, लेकिन यहाँ सूर सागर जो है ये सूरदास की रचना है, सूरदास की रचना है। तो इसके अनुसार जो है हमारा बी आंसर गलत होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर यदि हम देखते हैं कवितावली, गीतावली, तो कवितावली, गीतावली जो है दोनों रचना जो है यह तुलसीदास की है, दोनों रचना तुलसीदास की है। तो इसके अनुसार ये भी हमारा नहीं होगा, हमारा सी भी आंसर गलत है। उसके बाद देखिएगा कि पहला ऑप्शन है हमारा अखरावट आखिरी कलाम। तो अखरावट आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये सारी रचना पद्मावत, ये सारी रचना किनकी है, तो जायसी जी की रचना है। तो इसके अनुसार हमारा जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है हमारा जो है अंग भंग के कवि किसे कहा जाता है। तो अंग भंग के कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये जन्म लिए थे तो जन्म के कुछ समय बाद ही इनको चेचक नामक रोग ग्रसित कर लिया था, जिसके कारण जो है बाएं आंख से भी वंचित हो गए थे। एक तो चेचक जो है पकड़ा, फिर उसके बाद जो है बाएं आंख से भी वंचित हो गए। तो इस प्रकार से इनको जो है अंग भंग के कवि कहा जाता है। अब देखिए बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोनों आंख से अंधे कौन थे। तो यदि अंधा पूछा गया तो आप ध्यान रखें कि दोनों आंख से अंधे जो है वह सूरदास थे। लेकिन अंग भंग कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास भी जो पढ़ते हैं, तो कभी कभी एग्जाम के बाद जो है वो लोग आ करके अपना फीडबैक देते हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन, तो वो लोग कभी कभी ऐसा हमको सुनने में मिला कि जो है इसमें जो है दिमाग जो है काम नहीं कर पाया कि अंग भंग और जो है दोनों आंख से अंधे, तो इसमें जो है कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यदि अंग भंग पूछता है तो आप जायसी पर टिक मारेंगे, और यदि दोनों आंख से वंचित पूछेंगे, दोनों आंख से अंधे पूछेंगे, तो आप सूरदास पर टिक मारेंगे। तो बिल्कुल इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के कवि थे। ये तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भाषा के कवि थे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये अवधी भाषा के बहुत बड़े कवि थे, और इसके बाद आपको मिलेगा तो ब्रज भाषा सूरदास, ठीक है। तो यहाँ पर ये अवधी भाषा के बहुत बड़े कवि थे। तो आइए ऑप्शन बी हमारा सही है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कड़वा कविता कहाँ से लिया गया है। तो अभी हमने शुरू में ही पहले बताया था कि कड़वा कविता पद्मावत से लिया गया है। तो पद्मावत देखिए इसमें ऑप्शन कहाँ है, तो सी है ऑप्शन, तो सी हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिर चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा 11 नंबर अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही विचित्र सा है और हर साल जो है इस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मलिक जो है मोहम्मद जायसी के पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज, लेकिन इसी बात को जो है देखिए यहाँ पर कैसे कैसे घुमा करके पूछा गया है। ए ऑप्शन जो है हमारा है मलिक शेख ममरेज, फिर है मलिक ममरेज शेख, फिर है शेख मलिक ममरेज, उसके बाद है राजे मलिक ममरेज। तो इस प्रकार से जो है दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन जो है दिए जाते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको सोचे जो है याद रखना है कि मलिक शेख ममरेज जो है, शेख बीच में रहेगा और ममरेज जो है लास्ट में है। तो मलिक शेख ममरेज जो है ये ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था। तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम यहाँ देखिएगा, इनके गुरु थे सूफी संत। यही जो है आश्रम के पास जो है जायस में जो है मठ आश्रम पर ही रहा करते थे, लेकिन इनकी कविताओं का लोग जो है दीवाना हो गए। बहुत जो है पूरे जायस जो है पूरा मेठी में जो है नगर में जो है बात जब फैली थी कि इनकी कविताओं में जो है लिखे गए कविता में बहुत ज्यादा जो है दम था। ठीक है, तो सारे लोग जो है इनके प्रेम से जो है इनके कविताओं का फैन हुए। उसके बाद जो है सूफी संत जो है इनके कानों में जब बात गई तो सूफी संत जो है इनके पास आए और इनकी बातों से जो है इनकी कविताओं से जो है मोहित होकर के इनको अपने साथ लेकर के जो है रखे और जो है अपने आश्रम में रख करके पढ़ाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो इनके गुरु थे सूफी संत। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। फिर जो है हम लोग बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि थे। देखिए यहाँ पर बड़ी विचित्र सा है कि किस शाखा के। तो ये ज्ञान मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण, यहाँ पर तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है टाइपर जो है हमारे जो है थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पर जो होना चाहिए कृष्ण मार्गी। ठीक है, इसको देखिएगा कृष्ण मार्गी होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे टाइप में थोड़ा सा होता भी है। चल देखिए यहाँ पर, लेकिन जो भी दिक्कत होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि थे। तो ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी, प्रेम मार्गी। तो देखिए यहाँ पर कृष्ण मार्गी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है राम मार्गी बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जायसी जो है ना ही कृष्ण जी पर जो है कविता रचना की है, ना ही जो है राम जी का जो है भक्त कवि थे। फिर जो है मैटर फर्स्ट था हमारा कि दो ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। तो देखिए यहाँ पर जो है सब चीज में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन एक दिन जो है आपको जो है कालखंड हम जरूर आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भक्ति काल जो है थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इसको, भक्ति काल जिसको पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है, यह हमारा 1375 से 1700 ईस्वी तक चला था। और इसमें जो है इसकी दो शाखा हो गई, एक जो है हमारा निर्गुण धारा चलता था और दूसरा जो है सगुण धारा चलता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा एक जो है हमारा निर्गुण धारा और दूसरा जो है हमारा सगुण धारा था। ठीक है, यहाँ देखिएगा सगुण धारा था। तो निर्गुण धारा में दो धाराएं हो गई, एक जो है ज्ञान मार्गी और दूसरा जो है हमारा था प्रेम मार्गी। और सगुण के भी दो, एक राम जी हो गए और एक दूसरा जो हमारा कृष्ण जी हो गए। थोड़ा सा जो है तेजी मजबूरी है, चूंकि टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं, इसलिए थोड़ा सा तेजी में हम बोल रहे हैं। आप लोग लग रहे हैं सर बहुत तेजी में जो है बता रहे हैं, आप बहुत तेजी में बोल रहे हैं। तो तेजी में जो है बोलना मजबूरी है, चूंकि टाइम आपके पास नहीं है। देखिए यहाँ पर तो निर्गुण धारा को जो दो पार्टों में ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, तो ज्ञान मार्गी में गुरु नानक जी थे। उसके बाद जो है आप कबीर जी का नाम सुने होंगे, कबीर दास का। तो कबीर दास ये लोग गुरु नानक के लोग जो है क्या थे, तो ज्ञान मार्गी में थे। और प्रेम मार्गी में ये जो है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम मार्गी में थे। क्योंकि अभी हमने बताया कि जब पद्मावत का जब रचना हुआ था तो चित्तौड़ नरेश रतन सेन और पद्मावती जो है सिंहलद्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम पर आधारित था। तो इसका मतलब प्रेम की बात जो है, प्रेम पर आधारित कहानी कविता लिखे थे। तो ये सब बात जो है यहाँ पर हो रहा है कि ये प्रेम मार्गी के बहुत बड़े कवि थे। तो इसका अनुसार ऑप्शन जो है हमारा डी क्या हो जाएगा, डी हमारा जो है आंसर सही हो जाएगा। फिर जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा कि पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है। तो पद्मावत जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। क्यों? क्योंकि ये अवधी भाषा के कवि थे। बात चाहिए जैसे आगे यदि हम हिंदी बोलते हैं तो कविता का रचना यदि हम करते हैं तो हिंदी में करेंगे, यदि हम दूसरी भाषा का हमको ज्ञान है तो दूसरी भाषा में कर सकते हैं। नहीं तो ये जो है अवधी भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता थे, अवधी भाषा इनका था। और कविता भी रचना जब करते थे तो अवधी भाषा में लिखते थे। तो जो है ये यहाँ पर जो पद्मावत है, तो पद्मावत की रचना जो है किस भाषा में, तो अवधी भाषा में हुई थी। ठीक है, तो फिर जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के कवि थे। किस, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर बाबू, जो है आप टेंशन नहीं लेंगे। यहाँ पर भाषा न लिख करके इसको जो है आप काल बना लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा काल है, किस काल के कवि थे, भाषा के नहीं किस काल के कवि थे। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है अभी हमने जो बताया था कि भक्ति काल के। ठीक है, तो ये भक्ति काल के बहुत बड़े कवि थे। तो अभी हमने बताया कि भक्ति काल कब से कब तक चला था, तो 1350 से 1700
ईस्वी तक चला था। तो अब देखिएगा यहाँ पर इनका जन्म कब हुआ था, तो 1400, देखिए यहाँ पर 1492 को इनका जन्म हुआ था। तो आप थोड़ा सा अपना लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए कि 1492 में इनका जन्म हुआ था यानी कि 1500 के आसपास, तो यहाँ पर 1350 किसे और 1700 का बीच में इनका जो है जन्म है कि नहीं है? तो यहाँ पर 1300 से 1700 के बीच में है, तो इसका मतलब बात यही है कि भक्ति काल के कवि रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर पर जो है जितने आधारित क्वेश्चन थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो 24वें एग्जाम में बोर्ड में यदि क्वेश्चन आएंगे तो इसी से, जो इस चैप्टर से आएंगे तो इससे जो है बाहर का हमारे समझ से नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसको जो है आप बिल्कुल जो है क्लियर कर लेंगे। फिर जो है उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का हम लोग जो है अगला जो है चैप्टर है पद, जो कि सूरदास के जी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर कृष्ण जी बहुत ही छोटा सा जो है 2.5-3 साल के कृष्ण जी होते हैं और बहुत ज्यादा शरारत करते हैं। और जो सदो मैया जो है उनको पहले पद में जगाने काम करती है। उसके बाद जो है अपने पिताजी के नंदराज के साथ खाना खाने बैठे हैं तो बहुत जो है अपना जो है बहुत जो है शरारत बहुत ज्यादा करते हैं, छीट छाट करते हैं, बहुत अपने खाते हैं, पिताजी को भी खिलाते हैं, बहुत शरारत करते हैं। तो इसी पर आधारित जो है सूरदास का एक कविता है। तो आइए इस पर जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो सूरदास का जन्म जो है 1478 को हुआ था। फिर जो है आगे बढ़ते हम लोग, देखिएगा फिर अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, तो सूरदास की मृत्यु जो है 1583 ईस्वी, क्योंकि ये 105 वर्षों तक जिंदा रहे थे सूरदास, 105 वर्षों तक जिंदा रहे थे। तो ये जो है 1478 में इनका जन्म हुआ और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर जो है अगला क्वेश्चन हमारा, सूरदास किस काल के कवि थे, तो सूरदास भी किस काल के, तो भक्ति काल के कवि थे। क्यों, क्योंकि इनका जन्म 1478 में हुआ था, यानी कि 1350 से 1700 के बीच में ये है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसके अनुसार जो है हमारा भक्ति काल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर मान लीजिए भक्ति काल न दे और वहां पर पूर्व मध्य काल दे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि भक्ति काल को ही मध्यकाल कहा गया, बिल्कुल भक्ति काल को ही मध्यकाल कहा गया है। तो आइए जो है आगे बढ़ते हैं। तो फिर कहा है सूरदास किस शाखा के बहुत बड़े कवि थे, तो सूरदास जो है कृष्ण जी की भक्ति करते थे, तो कृष्ण भक्त कवि थे। तो यहाँ पर देखिएगा कहाँ है कृष्ण भक्त, जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर क्री होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में जो है कृष्ण भक्ति, ठीक है, कृष्ण भक्ति, थोड़ा टाइप में मिस्टेक हुआ है, बिल्कुल आप जो है चिंता नहीं करेंगे। ऐसे जो है टाइपर जो है सारे जो हिंदी के ज्ञाता तो होते नहीं है, थोड़ा सा जो है थोड़ा बहुत ही होता है, उस पर जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, यदि होता है तो उसको हम क्लियर करते चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कृष्ण भक्ति है, तो आंसर ऑप्शन जो है हमारा ये सही हो जाएगा। फिर जो है आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो सूरदास का जन्म जो है दिल्ली के निकट सिही गांव में हुआ था, सिही ग्राम दिल्ली के निकट। तो आप देखिएगा यहाँ पर सिही ग्राम है जो कि दिल्ली कहाँ पड़ता है, तो दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास के लेखक, सूरसागर के लेखक कौन है, सॉरी सूरसागर के लेखक कौन है, तो सूरदास जी के द्वारा सूरसागर लिखा गया था। तो सूरसागर के लेखक कौन है, तो सूरदास है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अष्ट छाप के कवियों में श्रेष्ठ कौन माने जाते थे, अष्ट छाप कवियों में कौन श्रेष्ठ माने जाते थे, तो अष्ट छाप में जो है ये सूरदास श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब इस चीज को जो है जब ऑफलाइन क्लासेस में भी हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थीगण जो है क्वेश्चन पूछते हैं, जो है क्वेश्चन करते हैं कि अष्ट छाप का मतलब क्या हुआ सर, हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर अष्ट छाप जो है कोई किसी चीज का नाम नहीं है। यहाँ पर हुआ क्या था कि कृष्ण जी की भक्ति के ऊपर जो है कविता की रचना करनी थी, जिस कविता में जो है बहुत सारे कवि जो है पार्टिसिपेट लिए, लेकिन उसमें जो है हुआ कि 8 कवि जो है बहुत बड़े बड़े 8 कवि जो है कृष्ण जी की भक्ति के बारे में कविता की रचना करने के लिए शुरू जो है एक जगह समूह बनाया अपना। 8 कवि, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 कवि जो है 8 कवियों का एक समूह बना जो कृष्ण जी की भक्ति के ऊपर जो है कविता का रचना करने के लिए। तो अब इसमें क्या हुआ कि 8 कवि कृष्ण जी के बारे में जो है बहुत सारे कविताओं का रचना किए, लेकिन सारे कवियों का रचना बहुत ही जो है बढ़िया कविता, बहुत ही सुंदर कविता हुआ। लेकिन उन कविताओं में जो सूरदास का जो कविता था, सूरदास कविता बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो है सबसे जो है हट करके विचित्र सा जो है इनका जो है सबसे बढ़िया जो है ये सुंदर आप कहे तो सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया जो है कविता ये सूरदास का ही था, इसीलिए इनको अष्ट छाप कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है। अब देखिए ना, अष्ट
छाप। तो देखिए यहाँ पर अष्ट का मतलब 8, अष्ट का मतलब ऐसा भी लॉजिक आप लगा सकते हैं। अष्ट का मतलब 8 और छाप का मतलब होता है समूह, यानी कि 8 कवियों का समूह, 8 कवियों का जो समूह था कृष्ण जी के ऊपर कविता लिखने के लिए, उसी को हम बोलते हैं अष्ट छाप। और इसमें जो है कृष्ण जी का कविता सबसे बढ़िया कविता साबित हुआ था, इसीलिए इनको अष्ट कवियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिना टाइम को जो है वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन हमारा, सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो सूरदास जो हमारे ब्रज भाषा के बहुत बड़े कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक है, फिर जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास के पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो यहाँ पर सूरदास, देखिए सूरदास यहाँ जो पद जो लिखे हुए, कृष्ण जी छोटे से 2.5 से 3 साल के जो है छोटा सा बच्चा होते हैं, बालक है, और जो है बहुत ज्यादा शरारत करते हैं। तो यहाँ पर इस पद में जो है किस रस की व्यंजना हुई है? तो यहाँ पर वात्सल रस की व्यंजना हुई है। अब कहिए सर वात्सल रस क्या हुआ, समझ में नहीं आया। तो देखिए रस जो है लगभग रस जो 11 प्रकार के रस होते हैं, मुख्य रूप से रस 11 प्रकार के होते हैं, सबका पार्ट जो अलग अलग होता है, लेकिन मुख्य रूप से 11 प्रकार के रस होते हैं, जिस 11 प्रकार में एक जो है वात्सल रस होता है। अब ये वात्सल रस क्या होता है इसको समझिए। वात्सल रस का मतलब होता है कि जब किसी छोटा बच्चा को, यानी 5 साल से नीचे के छोटा बच्चा को यदि कोई बात प्रेम रूपी है, यानी कि जो है कोई बात यदि कहा जाए तो बिल्कुल प्रेम से यदि कोई बात कह करके उसको समझाया जाता है, कहा जाए, तो वहां पर हमारा वात्सल रस होता है। बिल्कुल अब ध्यान रखें, 5 साल से मतलब छोटा बच्चा को यदि प्रेम रूपी शब्दों का प्रयोग करके यदि कुछ कहा जाता है, यानी प्यार से, सोझे बात पकड़ेगी, सोझे प्यार से यदि कुछ कहा जाए, तो उसको वहां पर कौन सा रस उसमें होती है? तो यहाँ पर वात्सल रस उसमें होती है। ठीक है, तो इस कविता में जो है वात्सल रस की व्यंजना हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है हमारा क्वेश्चन है कि सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम था महाप्रभु बल्लभाचार्य। अब यहाँ भी क्वेश्चन जो है बनता है कि दीक्षा गुरु का मतलब क्या हुआ कि सर समझ में नहीं आया। तो देखिए गुरु 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपके जो है गुरु 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है हमारे जो है दीक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु, और दूसरे जो है हमारे जो है शिक्षा गुरु होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दूसरे शिक्षा गुरु होते हैं। तो ये दोनों में अंतर क्या है कि शिक्षा, यहाँ पर देखिएगा शिक्षा गुरु का जैसे मान लीजिए कि हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर होता है कि जो किताबी ज्ञान जो देते हैं, किताबी ज्ञान जो बताते हैं, वो हमारे शिक्षा गुरु कहलाते हैं। और जो व्यवहारिकता का ज्ञान, विचारिकता का ज्ञान, संस्कारिकता का ज्ञान, घर के पारिवारिकता का जो है ज्ञान जो देते हैं, वो हमारे जो है दीक्षा गुरु कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो है किसी टीचर से, किसी सर से पढ़े नहीं थे, लेकिन इनके घर के, जिसको घर का गुरु नहीं बोला था, घर का गुरु जो है जिसको आप महाप्रभु जो है, महापंडित भी लोग जो उसको गांव में बोलता है, तो ये जो है हमारे जो है घर के गुरु होते हैं, दीक्षा जो आध्यात्मिकता का ज्ञान को देते हैं। तो ये हमारा अब इसका अनुसार क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है ऑप्शन बी जो है महाप्रभु बल्लभाचार्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सुर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम डबल स्टार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार परीक्षा पूछता है कि हिंदी साहित्य का सुर किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है वह सूरदास को कहा जाता है। तो आप ये आंसर याद रखेंगे, सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा गया है। फिर आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास का पद कहां से लिया गया है? सूरदास का यहाँ पर जो इस कविता में जो पद है, वह पद कहां से लिया गया है? तो ये जो है हमारा सूरसागर से लिया गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, सूरसागर से सूरदास के पद को लिया गया है। फिर जो आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन है साहित्य लहरी के लेखक कौन है? तो सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, ये सारे रचना किनकी है? तो ये सूरदास की रचना है। तो इसके अनुसार ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। आगे जो है सो रहे वृक्ष को माँ क्या कर, सो रहे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो वृक्ष जो लिखा हुआ है थोड़ा सा टाइप में, अभी आपको पहले ही हमने बताया कि टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए? तो कृष्ण होना चाहिए। ठीक है, कृष्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप सेंटेंस को मिला के देखिए कि सो रहे कृष्ण को माँ क्या कर रही है, यानी कि छोटे से बालक जो कृष्ण कन्हैया थे वो सो रहे हैं। सुबह का समय जब हो गया है तो माँ आती है, तो आकर क्या कर रही है? तो माँ जो है उनको क्या कर रही है? तो जगा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो। इससे जो है बात जाहिर से, छोटा सा बच्चा सोया हुआ, सुबह का समय हो गया, तो माँ क्या करेगी? मारेगी थोड़े ना, उसको जगाएगी। तो ऑप्शन जो है बी हमारा सही होगा, क्योंकि जगा रही है। फिर आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि सूरदास की विशेष अभिरुचि किस में थी? तो सूरदास की विशेष अभिरुचि जो है, यहाँ पर देखिएगा, पर्यटन करना, पर्यटन में भी था, सत्संग में भी था, सत्संग में भी जो है बहुत जो है रुचि से जो है हिस्सा लेते थे। उसके बाद जो है कृष्ण, यहाँ पर वृष्ण नहीं, आप ध्यान रखेंगे, वृष्ण नहीं है, वो कृष्ण है, कृष्ण
भक्ति एवं वैराग, तो यहाँ भी इनका रुचि था, तो इसके अनुसार ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा जो है आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है सबसे आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का हमारा कि सूरदास जन्म से ही क्या थे। तो अभी हमने पहले ही आपको बताया था कि अंग भंग जायसी जी, लेकिन अंधे यदि बात कहा जाए तो अंधे कौन थे, तो सूरदास जी थे। तो सूरदास जन्म से ही क्या थे, तो अंधे थे, ठीक है। तो यहाँ पर अंग भंग तो जायसी जी थे, देखिएगा यहाँ पर ये क्या थे, तो जायसी जी थे। अष्टावक्र तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, डी ऑप्शन है ही नहीं। तो जो है सूरदास हमारे क्या थे, तो जन्म से ही अंधे थे। तो जो है ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।